हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका हमारी सीटीयू की सीरीज में। हम पढ़ रहे हैं एसी सर्किट की ही सीटीयू की सीरीज, इसका ये पार्ट 2 है। ठीक है, पार्ट 1 में हमने वेव फॉर्म से रिलेटेड ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस करे थे, कुछ पावर के देखे थे, आरएमएस वैल्यू के देखे थे। हल्का हल्का सा है एसी का कंसेप्ट आपके माइंड में बिल्डअप करने की मैंने कोशिश करी थी और हल्का हल्का आपको जो है बढ़िया सा फील भी दिलाया था। ठीक है, तो अब आगे आगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन करते जाएंगे। लगभग 35 से 40 हम एसी के क्वेश्चन करेंगे और आप देखना आपका एसी में कॉन्फिडेंस लेवल, जो फीलिंग का लेवल रहेगा आपका देखना खुद ही आपको फील आएगा कि अब आपका जो है एसी में कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज सा हो गया। क्योंकि इस सीटू की सीरीज में मेरी कोशिश रहेगी एक तीर से कम 10 निशाने करने की, ताकि आपका जो है सोच का लेवल जो है थोड़ा सा बढ़े। क्योंकि चीजें क्या होती हैं, देखिए थ्योरी पोर्शन से मुझे पता है कि थ्योरी पोर्शन से चीजें आपके बेसिक बिल्डअप होते हैं, मगर आपको उन बेसिक्स को अच्छी तरीके से देखना है तो उसके लिए जो है आपका क्या हेल्प कर सकता है, केवल क्वेश्चन ही आपके जो है प्रॉब्लम्स ही आपको उसके लिए हेल्प कर सकती हैं। ठीक है, चलिए यहां पे जो है क्वेश्चन दिया हुआ है, एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स हैविंग वोल्टेज इज कनेक्टेड टू लोड, ड्रॉ ए करंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ लोड। ठीक है, कभी भी आप क्वेश्चन पढ़ें तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपके दिमाग में उसका एक रफ स्ट्रक्चर क्लियर हो जाना चाहिए कि क्वेश्चन क्या है, क्या चीज कह रहा है और क्या कह रहा है। ठीक है, तो एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स हैविंग वोल्टेज, ये आपने जो है एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स बना दिया। चलिए ठीक है, हैविंग वोल्टेज इज कनेक्टेड टू लोड, ये किसी लोड से कनेक्टेड है। ठीक है, चलिए अब बात आती है एसी सर्किट में आपका लोड क्या होगा। अगर बात डीसी की होती तो केवल रेजिस्टेंस होता, मगर ये एसी सर्किट है तो ये क्या होगा, ये इंपीडेंस होगा। ठीक है, और ये इंपीडेंस में मैंने अभी फिलहाल ये बॉक्स के अंदर बनाया है, क्योंकि मुझे अभी नहीं पता है कि ये जेड जो है ये भले ही क्या होगा आर प्लस जे एक्स टाइप का होगा, और ये ऐसा भी हो सकता है कि अगर इसके अंदर जो है केवल आर एल कंपोनेंट होंगे तो ये हो जाएगा आपका आर प्लस जे एक्सएल। ठीक है, अगर इसके अंदर आर सी कंपोनेंट होगा तो ये हो जाएगा आर माइनस जे एक्स सी, और ऐसा भी हो सकता है कि ये आर भी हो, एल भी हो, सी भी इसके अंदर हो, तो ये हो जाएगा आर प्लस जे एक्स एल माइनस एक्स सी। ठीक है, इतने सारे लोड इसके अंदर पॉसिबल हो सकते हैं। तो मैंने क्या किया, सेफ्टी फिगर के लिए मैंने केवल जो है आपका ऊपर वाला केवल कंसिडर कर दिया है। ठीक है, हो ये भी सकते हैं। ठीक है, क्योंकि फिलहाल अभी मैं क्वेश्चन कर रहा हूं, चीजें कुछ भी हो सकती हैं, सारी की सारी प्रोबेबिलिटियों को मैं लेते हुए चलूंगा। ठीक है, तो ये लोड हो सकते हैं। चलिए अब जो है क्या कह रहा है, ये ड्रॉ द करंट, मतलब इस लोड के अक्रॉस ये करंट ड्रॉ कर रहा है। हम जानते हैं, देखिए कोई अगर ये वोल्टेज सोर्स लगा रहता और इसके अक्रॉस लोड कनेक्टेड ही नहीं रहता तो करंट जाता, करंट फ्लो ही नहीं होता। करंट फ्लो कराने के लिए क्या होना चाहिए, उस वोल्टेज सोर्स के अक्रॉस में कुछ लोड कनेक्टेड होना चाहिए। ठीक है, ये करंट फ्लो होने की हमारी मस्ट कंडीशन है, करंट हमारी हमेशा लोड के अक्रॉस ही फ्लो होगी। ठीक है, तो यहां से आपने ऐसा करा, इसको कर दिया और यहां से जो है आपकी ये करंट दे दी है। ठीक है, चूंकि आप करंट की वैल्यू देखिए, इसने टाइम डोमेन में दी हुई है 5 साइन ओमेगा टी माइनस पाई/3, ये आपको दी हुई है। और इस वोल्टेज की वैल्यू उसने दी हुई है ई टी की वैल्यू टाइम डोमेन में, ये आपकी है 10 साइन ओमेगा टी और यहाँ से प्लस पाई/3। ठीक है, चलिए अब जो है बहुत सारे बच्चे जो है वेव फॉर्म देख के डर जाएंगे। वेव फॉर्म देख के डरना स्वाभाविक है कि यार वेव फॉर्म में दिया हुआ है, क्या पूछा है। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे आप कर सकते हैं। अगर आप जो है, इतना तो आपको पता है सिंपल ओम्स लॉ से कि v वेक्टर इज इक्वल टू आई इंटू जेड होता है। ठीक है, तो आप यहाँ से जेड को भी अगर चाहे वेक्टर की फॉर्म में लिख लीजिए या ना लिखना चाहें कोई बात नहीं, तो आपकी जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, जेड की वैल्यू वी वेक्टर अपॉन आई वेक्टर हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जेड आ जाएगा, वो किस में आ जाएगा, आपका ओम में आ जाएगी उसकी वैल्यू, जेड बोले तो इम्पीडेंस। अब करें कैसे, दोनों वेव फॉर्म है, वेव फॉर्म को डिवाइड नहीं कर सकते, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो है पोलर फॉर्म में आना पड़ेगा। ठीक है, कोई वेव फॉर्म है उसको पोलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये कंसेप्ट आपको समझना पड़ेगा, आपको उससे इसको करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको हल्का सा बता देते हैं यहाँ पे, अगर आपके पास कोई चीज़ है v इज इक्वल टू है वी एम साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, तो इसको
आपको अगर क्या करना है, इस पर्टिकुलर चीज़ को आपको अगर पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो पोलर फॉर्म के लिए बहुत ईजी इसका वो है। देखिए सबसे पहली चीज़ आपको क्या लेना पड़ेगा, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए भी आपको रेफरेंस चाहिए। रेफरेंस ले लिया है आपने, आपका रेफरेंस है साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो अब ये देखिए ओमेगा टी के रेफरेंस में कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, ये अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आपका जो है ये साइन ओमेगा टी है, ओमेगा टी से जो है ये कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, ये जा रहा है, कैसा जा रहा है आपका, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है और जा रहा है कितना, फाई एंगल जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से ये सब आपकी जो है हेल्प करने वाला है, मतलब ये पीछे वाला जो पोर्शन है फाई वो तो आ गया है आपका, ठीक है। अब आगे जो आएगा वो चीज़ क्या हो जाएगी, ये आ जाती है आपकी VRMS वैल्यू, ठीक है। तो इस केस में अगर हम देखें तो आप उसको सीधा सीधा लिख सकते हो, ये हो जाएगी आपकी Vm/√2 एट एन एंगल फाई, ठीक है। ये कब के लिए है, अगर आपके पास ऐसा कुछ दिया हुआ है और आप उसको जो है पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ठीक है। चलिए तो अब यहाँ से आपको इस कंसेप्ट को डब्बे में बना के कहीं नोट कर दीजिए, क्योंकि ये अब आपका यहाँ ये काम आने वाला है और आपका पूरा का पूरा जो है आगे काम आएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ से जो है इसको लिखना है, तो क्या है, इस RMS की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 10/√2 और यहाँ पे एंगल कितना है, प्लस का है, तो ये हो गया है π/3, ठीक है। ये आपने किसको लिख दिया है, ये आपने जो है E वेक्टर को यहाँ से लिख दिया है। सिमिलरली आप जो है I को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो आप क्या लिख सकते हैं, IRMS बोले तो 5/√2 एट एन एंगल, ओमेगा टी के रेफरेंस में कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, -π/3 का ये जो है एंगल बना रहा है, ठीक है। अब आपके पास E भी आ गया है, I भी आ गया है, अब आप जो है Z को आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आपने Z के लिए जो है क्या करा, V की वैल्यू रख दी है, कन्फ्यूजन तो नहीं है, V और E दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 10/√2 एट एन एंगल, ये है आपका π/3 और ये हो गया है आपका 5/√2 एट एन एंगल -π/3, ठीक है। चलिए अब यहाँ से जो है आपको ये क्या कर रहे हैं, आप पोलर फॉर्म में डिवीज़न कर रहे हैं, ठीक है। तो पोलर फॉर्म में डिवीज़न का कैसे होता है वो भी आपको एक बार बता देते हैं। अगर आपका है Z1 φ1 Z2 एट एन एंगल φ2, अगर इस तरीके से आपको कोई Z निकालना है, ठीक है, वो इस तरीके से हो रहा है, तो उसकी वैल्यू डायरेक्ट हो जाती है Z1/Z2। आप क्या करोगे, रियल पार्ट को जो है, रियल पार्ट से जो बाहर वाला पार्ट है उसको आप डिवाइड कर दोगे और एंगल वाला पोर्शन जो है आपका माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये तो किस चीज़ के लिए था, ये आपका था जब वो डिवीज़न हो रहा है, ठीक है। सिमिलरली चलो यहीं पे जो है आपको अगर दो वेक्टर हैं उनका जो है मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, ये है और Z2 एट एन एंगल φ2 है, ठीक है। तो इस केस में क्या हो जाता है, अगर ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो आपका मैग्नीट्यूड वाला पोर्शन मल्टीप्लाई हो जाता है और एंगल वाला पोर्शन आपका ऐड हो जाता है, ठीक है। ये कंसेप्ट भी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का कह लीजिए, पोलर फॉर्म का कह लीजिए, ध्यान होना चाहिए आगे प्रॉब्लम सॉल्व करते समय, ठीक है। चलिए इसको भी यहाँ से जो है मिटा देते हैं, क्योंकि मेरा काम आपके कंसेप्ट बिल्डअप करने का है। एक एक कंसेप्ट को आपको यहाँ पे बताऊंगा मैं, उसकी आप बिल्कुल कतई चिंता ना कीजिए, ठीक है। अब आप यहाँ से देखिए, तो आपने यहाँ से Z जो देखा, तो Z की वैल्यू कितनी आएगी, ये पोर्शन यहाँ, ये पोर्शन यहाँ, 2 π/3 प्लस π/3, ये ऊपर चला गया माइनस माइनस का प्लस, तो ये हो गया आपका 2 π/3, ठीक है। चूंकि आपसे क्या पूछा है, उसने लोड पूछा है, बोले तो क्या कह सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ Z कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ Z हो जाएगा आपका 2 ओम। तो क्या होगा, बहुत सारे बच्चे जो है जैसे ही यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा और ये 2 ओम क्लिक करके जो है आप बहुत खुश हो जाएंगे और एग्जाम हॉल से बाहर निकलेंगे कि आपने जो है क्वेश्चन सही कर दिया है, ठीक है। देखिए अभी तक आपने बिल्कुल सही किया है, कोई गलती नहीं की है, एकदम सिस्टमेटिक अप्रोच को आपने फॉलो किया है, मगर हमारा लास्ट में एक हल्का सा बेसिक मिस था और इस वजह से जो है हमारे इस क्वेश्चन में आ गए हैं नेगेटिव मार्क्स। देखिए इसी क्वेश्चन में अगला एक बहुत बढ़िया कंसेप्ट आने वाला है, पर फिलहाल जो है इसका आंसर 2 ओम नहीं है। इसका आंसर 2 ओम क्यों नहीं है, इस पूरे पोर्शन को जो है मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ और केवल जो आपका एंगल है जो इसे मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। आपने ये सब नोट कर लिया होगा और यहाँ पे जो है मैंने इसे
मिटा दिया है और आपका जो है जेड जो आ गया है, आपका जेड आ गया है आपका कितना 2 एट एन एंगल 2π/3 बोले तो 120 डिग्री। ठीक है, अब देखिए क्या ये जेड की पॉसिबल वैल्यू है, ऐसा हो सकता है क्या। ठीक है, चलिए मैग्नीट्यूड, ये तो मैग्नीट्यूड है और ये क्या है, ये एंगल है। ठीक है, तो इस एंगल के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। अगर ये एंगल, ठीक है, मैं मानता हूं कि आपका जो है एंगल जो है आर एट एन एंगल फाई है। ठीक है, कहीं आर से जो है आप रेजिस्टेंस में से कंफ्यूज ना हो तो इसको जो है ऐसा आर लिख लेते हैं। ठीक है, अगर आपका जो है कोई भी क्या कहते हैं, कोई भी आपका इम्पिडेंस आर इस फाई की फॉर्म में अगर आता है, ठीक है, तो अगर इस फाई की वैल्यू 0 डिग्री होगी तो इसका मतलब जो है ये जो कंपोनेंट आपका है, ये कंपोनेंट आपका क्या होगा, ये कंपोनेंट आपका जो है प्योरली रेजिस्टिव होगा। ठीक है, और अगर इस फाई की वैल्यू, ठीक है, क्या हो जाती है 0 डिग्री से ज़्यादा, ठीक है, और कितने डिग्री से 90 डिग्री से कम हो जाती है, तो इसका मतलब है कि आपका जो है क्या है, ये आर और एल सर्किट है। ठीक है, और अगर आपका इस फाई की वैल्यू हो जाती है 90 डिग्री, तो इसका मतलब है ये आपका क्या है, ये आपका प्योरली इंडक्टिव सर्किट है। ठीक है, थोड़ा सा और आगे निकलते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगर आपकी इस फाई की वैल्यू 0 से क्या हो 90 से ज़्यादा हो, ठीक है, -90 से ज़्यादा हो और फाई और क्या हो 0 से कम हो, 0 से कम और -90 से ज़्यादा हो। ठीक है, इसकी वैल्यू -90 से ज़्यादा और 0 से कम हो तो आपका जो है क्या है, ये आपका आरसी कंपोनेंट इस सर्किट में हो सकता है। ठीक है, और अगर आपकी फाई की वैल्यू -90 हो तो आपका क्या होगा, ये सर्किट आपका प्योरली कैपेसिटिव होगा। ठीक है, अब यहां से आप देखिए इस फाई की क्या रेंज है, इस फाई की रेंज -90 टू 90 डिग्री है कि नहीं, और आपका आया कितना है, आपका आया 120 डिग्री है। जब ये आपका मतलब ऐसा कोई इंपिडेंस पॉसिबल ही नहीं हो सकता है। ठीक है, ये चीज आप बीट स्टोन ब्रिज में भी क्वेश्चन करेंगे, वहां पे भी आपको आएंगे अननोन रेजिस्टेंस इंपिडेंस की वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है, तो यहां पे आप देखिए आपकी जो जेड की जो रेंज होनी चाहिए, थीटा की जो रेंज होनी चाहिए वो -90 से 90 के बीच की होनी चाहिए, मगर ये तो 120 डिग्री आ रहा है, मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है, ये सर्किट पॉसिबल ही नहीं है। तो आप क्या इसका आंसर मारेंगे, आप इसका आंसर मारेंगे कांट फाइंड। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपको यहां पे बताया कि फाई की वैल्यू भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस क्वेश्चन में नहीं तो आप क्या कर लेते, तुरंत कर लेते और हो जाता। ठीक है, और आपका आंसर आ जाता गलत। चलिए, इसके अलावा अगर आपको जो है कंसेप्ट अच्छी तरीके से क्लियर रहते तो आपको जो है इतनी सारी कैलकुलेशन करने की जरूरत भी इस क्वेश्चन में नहीं थी। आप क्या करते, दोनों का रेफरेंस बनाते पहले। ठीक है, यहां पे आपने मान दिया जी ये आपका जो है साइन ओमेगा टी है, मैं फेजर बना रहा हूं। ठीक है, अब आप देखिए ई कितना है, ओमेगा टी से +π/3 है। ठीक है, देखिए मैं फेजर बना रहा हूं, फेजर बनाते समय मुझे मैग्नीट्यूड का मैं ज्यादा ध्यान नहीं रखूंगा, मैं केवल एंगल का ध्यान रखूंगा। इस ओमेगा टी में आपको कितना जोड़ना है, इस ओमेगा टी में आपको π/3 और जोड़ना है। π/3 बोले तो 60 डिग्री, तो 60 डिग्री आपको कहां जाना है, इस डायरेक्शन में जाना है। ये एंगल हो गया है आपका π/3, ये हो गया है आपका ई। ठीक है, और यहां से आई देखिए ओमेगा टी से -π/3 करना है, मतलब आपको किस डायरेक्शन में जाना है, माइनस का मतलब बोले तो क्लॉकवाइज, प्लस का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो यहाँ आप चले गए, ये हो गया है आपका आई और ये एंगल है आपका π/3। तो आप यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे देखिए उस ई और आई के बीच का जो एंगल आ रहा है वो आ रहा है आपका 120 डिग्री। ठीक है, अब इस कंसेप्ट को भी आप यहाँ से समझिए, ई और आई के बीच कभी भी ये ई है और ये आई है,
इनके बीच का जो एंगल जो फाई रहेगा ये कभी भी जो है इसकी रेंज भी क्या रहती है, इसकी रेंज भी -90 टू 90 ही रहती है। मतलब E और I के बीच का जो एंगल होगा वो +90 से -90 के बीच ही हो सकता है, इससे ज़्यादा हो ही नहीं सकता। मतलब ये कहीं ना कहीं इसमें जो वेवफॉर्म जो दी हुई है ये गलत दी हुई है, इसका मतलब जो है हम लोड की वैल्यू निकाल ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से एक और कंसेप्ट आपको क्या समझ में आया, हमेशा वोल्टेज और करंट के बीच का जो एंगल होगा उसकी रेंज -90 से +90 ही होगी। ठीक है, अब देखिए -90 मैंने कैसे कहा, आपने रेफरेंस माना। ठीक है, -90 को थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहां से देखिए आपने करंट के रिस्पेक्ट में नापा, ये आपका जो है E आया। ठीक है, करंट के रिस्पेक्ट में आपने -90 डिग्री का एंगल बनाया। ठीक है, तो पर्टिकुलर -90 वाला केस किसके लिए होगा, -90 वाला केस होगा जब आपका I और E में देखिए आपका I क्या कर रहा है, I आपका लीड कर रहा है, तो आपका पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, इस केस में जो है आपका पावर फैक्टर हो जाएगा लीडिंग हो जाएगा। और साथ में ये आपको पता है ये कुछ कैपेसिटर के बारे में ये बात कर रहा होगा। ठीक है, तो जब आपका कैपेसिटर होगा तो I के रेफरेंस में, प्योर कैपेसिटर जब होगा तो I के रेफरेंस में E जो है -90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक है, और +90 वाला किसके केस में होगा, वो इंडक्टर के केस में होगा। ठीक है, तो ये हल्के हल्के से जो है कंसेप्ट आपको ध्यान होने चाहिए इस तरीके की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। हेलो, चलिए यहाँ पे जो है आपको वेव फॉर्म से ही अभी एक और क्वेश्चन दिया हुआ है। ये क्या दिया हुआ है, ए वोल्टेज सोर्स हैविंग वैल्यू इज अप्लाइड अक्रॉस ए लोड हैविंग, लोड की कुछ उसने वैल्यू दी हुई है, एक रेजिस्टेंस और एक इंडक्टर लोड के अक्रॉस कनेक्टेड है। आपको क्या करना है, इस करंट की वैल्यू बतानी है। ठीक है, करंट की कौन सी वैल्यू बतानी है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू बतानी है, सर्किट में कितनी एक्टिव पावर होगी, लोड के क्रॉस कितनी रिएक्टिव पावर होगी, क्या पावर फैक्टर होगा और क्या फेज एंगल होगा, ये सारी चीजें जो है आपको इस क्वेश्चन से बताना है। ठीक है, चलिए यहाँ पे जो है इस क्वेश्चन का अगर हल्का सा जो आप फिगर ड्रॉ करें तो ये ऐसे कुछ होगा। यहाँ पे जो है आपका एक रेजिस्टेंस आ गया है और एक आपका इंडक्टर आ गया है। ठीक है, उस रेजिस्टेंस की वैल्यू उसने दी हुई है, ये है आपकी 5 ओम और ये है आपकी 2.5 हेनरी। ठीक है, और यहाँ से जो है इसने आपको इस V की जो वैल्यू √2 sin 2t + 30। ठीक है, चलिए, और आपको जो है इस सर्किट में I की वैल्यू बतानी है, जो वेवफॉर्म जो है आपकी I की आने वाली है। ठीक है, चलिए यहाँ से जो है आप क्या करेंगे, आप वही कंसेप्ट का आप यूज करेंगे, V = I × Z का आप यूज करेंगे और आपकी I की वैल्यू हो जाएगी वेक्टर I और वेक्टर Z की फॉर्म में आप जो है I की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आपके पास जो है I की वैल्यू निकालने के कम से कम यहाँ पे 3 मेथड हैं। ठीक है, 3 मेथड में से सबसे पहला मेथड जो है हम विद दी हेल्प ऑफ ए फेजर यूज करते हैं। ठीक है, अगर आपने जो है फेजर में आप इसका कैसे निकालोगे उसके बारे में थोड़ा सा जो है हम बात कर लेते हैं। ठीक है, सारे कंसेप्ट बताए जाएंगे, कैसे कैसे आप इसको अप्रोच कर सकते हैं, सारी अप्रोच आपको बताते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले जो है आपको जेड निकालना पड़ेगा। ठीक है, जेड आपका क्या हो जाएगा, जेड आपका हो जाएगा R + JXL हो जाएगा। ठीक है, चलो आपको R की वैल्यू पता है 5 हो गई है, प्लस XL आपका हो गया है ओमेगा, L की वैल्यू है आपकी 2.5। ठीक है, अब ये ओमेगा क्या आएगा, ठीक है, ओमेगा आपकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। देखिए आपका लोड किस एंगुलर फ्रीक्वेंसी में कैसा बिहेव करेगा, लोड एंगुलर फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग वेरी हो रहा है। ठीक है, मगर अगर हम बात करें इस सर्किट में, इस सर्किट का ये अप्लाइड वोल्टेज है, तो मतलब इस अप्लाइड वोल्टेज की जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी वही फ्रीक्वेंसी जो है आपका लोड के लिए होगी, लोड जो है उसी फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग बिहेव करेगा। ठीक है, तो इस केस में अगर आप देखें तो इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई है, आप क्या करोगे, इसे साइन ओमेगा टी से कंपेयर कर लोगे, तो आप यहाँ से देखोगे आपकी ओमेगा की वैल्यू कितनी आ रही है, आपकी ओमेगा की वैल्यू आ रही है 2 रेडियन/सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ से जो है आप ओमेगा की वैल्यू आप रख लेंगे तो आपका जेड की वैल्यू हो गई है 5 +
5j। ठीक है, ये आपका आ गया है रेक्टेंगुलर फॉर्म में। अगर आपको जो है रेक्टेंगुलर फॉर्म को क्या करना पड़ेगा, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अभी तो आप कर दे रहे हैं, आप अगली बार आप देखेंगे आप इसका आंख बंद करके आंसर लिख देंगे। वो कैसे, फिलहाल आपको बेसिक से समझाना है तो समझा देते हैं। देखिए यहाँ पे आपका जो है, अगर आपको कोई z आपका है और वो a प्लस जे बी की फॉर्म में है और आपको उसको जो है रेक्टेंगुलर फॉर्म को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड वाली टर्म आपकी हो जाएगी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और एंगल वाली टर्म हो जाएगी आपकी tan इनवर्स b अपॉन a। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ a भी ये है, b भी 5 है, तो आपका ये तो हो जाएगा कितना, 25 प्लस 25 अंडर रूट 50 और एट एन एंगल tan इनवर्स y 5 अपॉन 5 बोले तो tan इनवर्स 1, तो उसकी वैल्यू हो गई आपकी 45। और आप इसको भी क्या लिख सकते हैं, 50 25 इंटू 2, तो आ गया है आपका 5 अंडर रूट 2 एट एन एंगल 45 डिग्री। ठीक है, ये आपका जो है इस सर्किट का क्या आ गया है, ये आपका इस सर्किट का इम्पीडेंस आ गया है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, सिमिलरली इस फॉर्मूले पे वैल्यू रख देंगे और आपकी वैल्यू आ जाएगी। मगर आप ये फॉर्मूला कब लगाएंगे, जब आपको जो है पोलर फॉर्म पता हो। ठीक है, तो आप क्या कर दोगे, इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दोगे। इस वोल्टेज को अगर आप पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दोगे तो क्या हो जाता है, VRMS हो जाता है। और यहाँ पे VM कितना है, 10 इंटू अंडर रूट 2, तो VRMS की वैल्यू कितनी हो जाएगी, VM अपॉन रूट 2, तो ये हो जाएगी 10 और एट एन एंगल आपका हो गया है 30 डिग्री। ठीक है, चलिए तो यहाँ से जो है आपको V की वैल्यू भी पता है और आपको जो है आपके I की वैल्यू भी पता है। ठीक है, सॉरी, I की वैल्यू आपको निकालनी है, V की वैल्यू पता है, तो यहाँ पे आपने पुट कर दिया, ये हो गया आपका 10 एट एन एंगल 30 और आपका जो है ये आया है 5 अंडर रूट 2 एट एन एंगल 45। ठीक है, Z आपका ये आ गया है। तो इस तरीके से अब आप देखिए, तो आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ से ये हो जाएगा 2, ठीक है, 2 तो बोले तो अंडर रूट 2 एट एन एंगल माइनस 15 डिग्री। ठीक है, ये आपका क्या आ गया है, ये आपकी करंट की कैसी वैल्यू आ गई है, ये आपकी करंट की वैल्यू आ गई है पोलर फॉर्म में। ठीक है, अब पोलर फॉर्म को आपको किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, वेव फॉर्म की फॉर्म में अगर आपको कन्वर्ट करना है तो वो क्या हो जाएगी, आपकी IT की वैल्यू हो जाएगी, क्या होता है, ये वैल्यू जो होती है VRMS होती है। तो आप इसको कैसे लिखते हैं, आप इसको लिखते हैं किस फॉर्म में, ये आपका हो जाएगा यहाँ से अंडर रूट 2 इंटू जो आपकी वैल्यू आई है VRMS वैल्यू, सॉरी यहाँ पे आई है तो IRMS और साइन, ठीक है, 2t और एंगल कितना है माइनस 15 डिग्री है, तो IR2 ही है यहाँ पे, तो ये आपका हो गया 2 साइन 2t माइनस 15। ठीक है, तो ये जो है आपकी किसकी वेव फॉर्म आ गई है, ये आपकी जो है करंट की कौन सी वैल्यू आ गई है, ये आपकी करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू आ गई है। सिमिलरली जैसे इसकी आई थी वैसे जो है इसकी आ गई है। ठीक है, तो इस तरीके से भी जो है आप जो है इस क्वेश्चन में आपने इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकाल दी है। ठीक है, चलिए ये तो थी आपकी पहली अप्रोच और बेसिक अप्रोच। ठीक है, चलिए इस चीज को जो है मैं यहाँ से मिटा दे रहा हूं और केवल जो है इसको यहाँ पे लिख ले रहा हूं। ठीक है, जो अब आपकी I की वैल्यू भी आपको मिल चुकी है। I आपका आ गया है 2 साइन 2t माइनस 15 डिग्री। ठीक है, चलिए अगर आप चाहते तो क्या करना चाहते, आप चाहते तो इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, क्योंकि आपको डायरेक्ट जो है आपका Z पता चल जाता। Z कितना था आपका, Z आपका आया है 5 प्लस 5j, तो आपको पता है ये होता है 5 रूट 2 एट एन एंगल 45 डिग्री। ठीक है, अब अगर आप इस वोल्टेज के रेफरेंस में देखें तो डायरेक्ट आपने क्या करना था, इस वोल्टेज के रेफरेंस में देखें तो आपकी करंट क्या होगी, क्योंकि सर्किट में क्या था, इंडक्टर था, तो करंट आपकी लैग करेगी, कितना डिग्री लैग करेगी, 45 डिग्री लैग करेगी। तो लैग करने के लिए क्या करना था आपको, इस वेव फॉर्म में साइन 2t प्लस 30 माइनस 45 आप यहीं पे कर लेते। ठीक है, चलो अब आते हैं आगे मैग्नीट्यूड वाले टर्म्स में। तो मैग्नीट्यूड में आपको क्या करना था, सीधा जो है आप अगर यहीं पे V अपॉन जेड भी अगर आप कर लेते, ये आपका 5, ये था आपका 10 अंडर रूट 2 और ये था आपका 5 अंडर रूट 2, तो यहाँ से डायरेक्ट आपका जो है 2 साइन
2t माइनस 15 डिग्री। ठीक है, ये आप इस तरीके से भी कर सकते थे। ठीक है, चलिए इसी क्वेश्चन में जो है उसने आपसे क्या पूछा है, इस क्वेश्चन में जो है उसने आपसे पावर फैक्टर पूछा है। ठीक है, पावर फैक्टर पूछा है और आपका फेज एंगल पूछा है। ठीक है, देखिए फेज एंगल क्या होता है, फेज एंगल होता है आपका द एंगल बिटवीन वोल्टेज और करंट के बीच का जो एंगल होता है उसे आप जो है फेज एंगल कहते हैं। ठीक है, अब आप ये फेज एंगल कहां कहां से निकाल सकते हैं, आप जो है वोल्टेज और करंट की वेवफॉर्म आपको दी हुई है, तो आप अगर इसको बनाएं यहाँ पे तो आपका जो है, देखिए इसको यहाँ से आपने बनाया है तो आप यहाँ पे कुछ आपने ये साइन 2t को लिया, इसके रेफरेंस में आई कितना है -15 डिग्री नीचे है, तो बोले आप कैसे गए होंगे, आप जो है एंटी क्लॉकवाइज गए होंगे, ये हो गया अब 15 डिग्री और 2t से 30 डिग्री ऊपर प्लस है, ये 30 डिग्री, ये है आपका V या V। ठीक है, चलिए V ले लेते हैं। अब आप देखिए वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल कितना है, वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल है 45 डिग्री। ठीक है, ये आपने पहला फेज एंगल आपने निकाला विद द हेल्प ऑफ वेव फॉर्म। ठीक है, इसके अलावा आपको विद द हेल्प ऑफ वेव फॉर्म निकालने की जरूरत भी नहीं है, आप जो है डायरेक्ट आपका जो फेज एंगल जो आता है वो आपका Z जो फाई के साथ आता है, यही आपका जो है फेज एंगल होता है। ठीक है, तो इस केस में आपने देखा था वो भी आपका 45 डिग्री आया था, तो आप चाहे यहां से निकालते, अगर आपको क्वेश्चन में उसने केवल फेज एंगल पूछा है V और I के बीच, तो केवल आप Z की वैल्यू देख के आप निकाल सकते थे, आपको जो है इतनी लंबी कैलकुलेशन ये फिगर विगर बनाने की जरूरत आपको नहीं थी। ठीक है, अब बात करते हैं पावर फैक्टर की, तो पावर फैक्टर हो जाता है आपका cos फाई, बोले तो आपका cos 45। ठीक है, तो इस तरीके से आपने जो है इस सर्किट का पावर फैक्टर भी आप लोगों ने निकाल दिया है। ठीक है, चलिए ये चीज भी आपने निकाल दी, ये चीज भी आपने निकाल दी। अब इसने आपको पूछा है सर्किट में आपकी एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर क्या होगी। ठीक है, देखिए इस सर्किट में आपको एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, एपरेंट पावर, जो भी पावर निकालनी है उसके लिए आप चाहें तो करंट की वैल्यू निकालें, चाहे आप करंट की वैल्यू ना निकालें। ठीक है, देखिए आपका फर्स्ट मेथड था, अगर आप इसे कैसे करें, आप इसे जो है फेजर की हेल्प से करें, पहला मेथड। ठीक है, उसमें आप क्या करते, उसमें आप जो है करंट को लिख लीजिए 2/√2 एट एन एंगल -15 डिग्री। ये आपने क्या किया, करंट को आपने लिख दिया है पोलर फॉर्म में। सिमिलरली वोल्टेज को भी लिख लेते, 10 VRMS लेना है आपको, ये VM है, तो 10/√2 तो ये आपका हो गया है 10 एट एन एंगल 30 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से जो है आप S की वैल्यू V इंटू आई कंजुगेट करके आप जो है यहाँ से निकाल सकते हैं सीधा सीधा। ठीक है, तो आप यहाँ से देखिए, यहाँ से आप करते हैं अगर इसको, तो V हो गया है आपका 10 एट एन एंगल 30, और ये इसको चलो मैं डिवाइड कर लेता हूँ, ये हो गया √2 कंजुगेट, आई का कंजुगेट बोले तो जो एंगल है आपको उसको प्लस कर देना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखिए आपकी जो S आ गई है वो आ गई है 10 इंटू √2 और एट एन एंगल 45। ठीक है, तो आप यहाँ से, आपको पता है आपकी जो पावर होती है S इज इक्वल टू P प्लस JQ। मैंने प्लस क्यों लिया, क्योंकि सर्किट में इंडक्टर दिया हुआ था। ठीक है, वो प्लस यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी दिख जाएगा, प्लस इंडक्टर की वजह से दिया है। इंडक्टर जो है आपका रिएक्टिव पावर एब्जॉर्ब करता है, और एब्जॉर्ब पावर को हमेशा आप पॉजिटिव साइन से दिखाते हैं। ठीक है, तो आपकी जो है S आ गई है 10/√2, इसकी यूनिट क्या हो गई है, इसकी यूनिट हो गई है kVA, या K की फॉर्म में नहीं है यहाँ पे, तो ये हो गई है VA। ठीक है, P आपका कितना हो जाएगा, P आपका हो जाएगा 10/√2 और यहाँ से हो गया है आपका cos 45। ठीक है, ये आप निकल जाएगा आपका P, इसकी यूनिट हो जाएगी आपकी किलोवाट। ठीक है, और Q आपका हो जाएगा 10/√2, ये हो गया आपका sin 45 डिग्री, इसकी यूनिट हो जाएगी आपकी किलोवाट नहीं वाट में ही होगी, इसकी हो जाएगी VAR, ये आपकी रिएक्टिव पावर। ठीक है, तो इस तरीके से जो आपने पहला अगर आपने फेजर की फॉर्म से निकाला, मगर देखिए AC में बहुत सारी अपॉर्चुनिटियां होती हैं, आप इस तरीके से आपने निकाला। अब मैं आपको जो है एक दूसरा मेथड भी बताता हूं, आप जो है डायरेक्ट जो है वहां से भी इस सर्किट में आप जो है पावर निकाल सकते हैं। ठीक, आप जो है डायरेक्ट जो है आप एक्टिव पावर निकाल सकते थे, इसकी VRMS इंटू IRMS इंटू cos फाई, फेज एंगल आपको पता था, ऐसे आप क्यों निकाल देते, वो हो जाता आपका VRMS इंटू IRMS इंटू साइन
5। ठीक है, अब यहाँ से फटाफट अगर आप वैल्यू पुट करें तो ये हो गया है 10। ठीक है, ये हो गई है आपकी करंट की वैल्यू √2, और यहाँ से जो आपका हो गया है cos 45। ठीक है, आप देखेंगे तो ये सिमिलरली जैसा आपने पहले निकाला वैसा ही आ रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ से भी निकाल सकते थे, इसकी यूनिट हो जाएगी वाट, इसकी हो जाएगी VAR। ठीक है, और आपको जो अगर S निकालनी है तो वो डायरेक्ट हो गई है VRMS इंटू IRMS। ठीक है, चलिए एक तरीका तो हो गया है आपका इस तरीके से निकालने का, तो आप जो है इस तरीके से बड़ी आसानी से जो है निकाल सकते हैं। अगर इसके अलावा जो है आप एक मेथड और है वो पावर S, इसके अलावा जो है आपका तीसरा मेथड आपने एक्टिव पावर सीधा सीधा निकाल दी, वो आपकी हो जाएगी IRMS स्क्वायर इंटू R, और रिएक्टिव पावर जो हो जाएगी आपकी वो हो जाएगी IRMS स्क्वायर इंटू XL। ठीक है, तो आप यहाँ से भी देखिए पावर वो कितनी आएगी, ये हो जाएगी आपकी √2 है, 2 × 5 तो बोले तो आपकी 10 वाट। ठीक है, अगर बात करें आपके रिएक्टिव पावर की तो रिएक्टिव पावर भी आपकी कितनी हो जाएगी 2 × 5, तो ये भी हो गई आपकी 10 VAR। ठीक है, और यहाँ से भी अगर आप देखेंगे तो ये भी आपकी सिमिलरली आ रही है। ठीक है, यहाँ पे जो है क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, A 10 microfarad capacitor is connected to a voltage source with voltage the current across the capacitor। ठीक है, और उसने मतलब क्या कहा है, ये कोई आपका कुछ सोर्स रहा होगा, यहाँ पे सोर्स में जो है कुछ ये वोल्टेज है, ये VT आपको उसने अप्लाई किया, और आपका लोड क्या है इस समय पे, लोड आपका जो है प्योर कैपेसिटर है, और उस कैपेसिटर की वैल्यू कितनी है, उस कैपेसिटर की वैल्यू है आपकी 10 माइक्रोफेरेड, और आपको जो है उस सर्किट में जो करंट फ्लो होगी आपको उसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है, देखिए चूंकि प्योर कैपेसिटर उसने यहाँ पे दिया हुआ है, हल्का सा आपके दिमाग में तुरंत फिगर बन जाना चाहिए कि आपका जो करंट होगा वो आपका जो है वोल्टेज से 90 डिग्री लीड करेगा, मतलब आपको वोल्टेज के साथ जो है 90 डिग्री ऐड कर देना है। तो साइन 200t + 90, तो साइन 90 + थीटा होता है आपका कॉस थीटा। बोले तो आपका जो है जो करंट की जो वेवफॉर्म कुछ आने वाली है उसमें कॉस 2000t तो होगा ही होगा। और ठीक है, इतना आपको पता चल गया तो आप यहाँ से ऑप्शन क्या कर सकते थे, हटा सकते थे, मगर क्या करें आपकी किस्मत खराब है, सारे के सारे क्वेश्चन में जो है इसने यही वाला दिया हुआ है। तो मतलब अब आपको जो है करंट का मैग्नीट्यूड निकालना है। ठीक है, तो अब आपका करंट का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आपको सीधा सीधा क्या कर देना है, करंट का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आपको VRMS और आपको अपॉन कर देना पड़ेगा Z का मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब आपका देखिए Z आपका क्या हो जाएगा इस केस में, इस केस में जो है Z आपका केवल और केवल हो जाएगा, R आपका है नहीं, और X में क्या है -JXC वाला जो है केवल केवल आपका हो जाएगा। ठीक है, और आपका XC क्या हो जाएगा -JωC। ठीक है, ओमेगा की वैल्यू क्या होगी यहाँ से आपको निकालनी पड़ेगी, साइन ओमेगा टी से कंपैरिजन करने पे तो ओमेगा की वैल्यू हो गई आपकी ये, और आपका जो है ये हो गया है आपका 10 × 10⁻⁻6। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इसको आपने जो है जेड जो आपका आएगा जो क्या होगा प्योरली इंडक्टिव होगा। ठीक है, जेड आपका जो आएगा वो प्योरली कैपेसिटिव होगा, और उसकी वैल्यू जो कितनी आ रही है, उसकी वैल्यू जो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये हो गई 1 2 3 4 और 10⁻⁻6 है, तो 4 पावर जो है आप क्या कर सकते हैं, इससे हटा सकते हैं, तो आपका Z जो यहाँ से हो जाएगा फिलहाल -J/2 × 10⁻⁻2, तो ये हो गया है 1/2 का हो गया है आपका 0.5 इंटू ये हो गया है आपका 100, और ये हो गया है -J। अगर हम बात करें केवल और केवल जो है Z के मैग्नीट्यूड की, तो आपका Z का मैग्नीट्यूड हो गया है केवल और केवल 50। ठीक है, 50 ओम जो है आपके Z का मैग्नीट्यूड आ गया है। ठीक है, तो VRMS आपका कितना हो जाएगा, VRMS आपका हो जाएगा 50/√2, और ये हो गया आपका 50। तो आपका करंट का वैल्यू आ गई है, करंट की जो IRMS वैल्यू आ गई है वो कितनी आ गई है 1/√2। तो आप जो है IM निकाल सकते हैं, IM आपका हो जाएगा कितना IRMS × √2, तो वो आपकी आ गई है 1 एम्पियर। तो आप देख लीजिए जो आपकी जो वेवफॉर्म जो आएगी वो I की जो वेवफॉर्म आएगी वो क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी आपकी IM cos 200t, तो I की वैल्यू है 1
cos 200t, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपका ये वाला आंसर हो गया है सही, ठीक है। देखिए आप चाहें इसको इस तरीके से कर सकते थे, आप चाहें इसको जो है पोलर फॉर्म में लेते कन्वर्ट करते, उससे भी कर सकते थे, ठीक है। मगर आपके दिमाग में अगर बेसिक कंसेप्ट क्लियर हैं कि आपका बिल्कुल अगर प्योर कैपेसिटर होगा तो आपकी करंट 90 डिग्री लीड करती है, वहाँ से डायरेक्ट जो है मुझे पीछे वाली टर्म पता चल गई, मुझे आगे वाली टर्म्स निकालनी थी वो मैंने निकाल दी है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे जो है ये अच्छा सा क्वेश्चन था, एक बढ़िया सा कंसेप्ट इसमें आया था और जो है काफ़ी अच्छा सा इसमें आपको लर्निंग हुई होगी इस क्वेश्चन से, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन करते समय एक एक पॉइंट्स को आप लोग लिखिए, तब आपके दिमाग में अच्छे कंसेप्ट बिल्डअप होंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके माइंड में कंसेप्ट बिल्डअप हों तो आपके कंसेप्ट ऐसे ही बिल्डअप होंगे, आप एक एक पॉइंट्स को लिखिए, एक क्वेश्चन को आप कितने अल्टरनेटिव तरीके से आप लोग कर सकते हैं वो चीज़ को आप समझिए। चलिए यहाँ पे जो है एक और अच्छी सी प्रॉब्लम उसने दी हुई है। इसने कहा है आपके जो A1 A2 और A3 जो है आपके आइडियल अमीटर यहाँ पे कनेक्टेड हैं। चलिए यहाँ पे जो है एक और अच्छी सी प्रॉब्लम यहाँ पे दी हुई है उसने। इस क्वेश्चन में वो कह रहा है आपके A1 A2 और A3 आपके आइडियल अमीटर हैं, ठीक है। और आपका A2 जो है वो 12 एम्पेयर रीडिंग देता है और A3 आपका 9 एम्पेयर रीडिंग देता है। तो आपको जो है A1 की रीडिंग बतानी है, ठीक है। चलिए इसको जो है हम अच्छे से कंसेप्ट से समझेंगे, फिर अगली बार आपको डायरेक्ट शॉर्टकट आप लोग ट्राई करेंगे, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन मैं और करवाऊंगा इसके, फिर जो है आप डायरेक्ट शॉर्टकट ट्राई करेंगे, ठीक है। फिलहाल आपको कंसेप्चुअली समझना है। तो देखिए आपका होगा क्या, ये देखिए रजिस्टेंस है, इसने इसकी वैल्यू नहीं दी है, मगर यहाँ पे जो आपकी करंट जाएगी वो क्या जाएगी, IR जाएगी। और ये इंडक्टर है, इंडक्टर में जो करंट जाएगी आपकी वो IL जाएगी, ठीक है। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन के लिए आपको पहले एक चीज रेफरेंस लेनी पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि ये वोल्टेज क्या है, ये वोल्टेज पैरेलली कनेक्टेड है, तो इसके क्रॉस भी वोल्टेज V होगा, इसके क्रॉस भी वोल्टेज V होगा। तो मैंने क्या किया, मैंने अपनी सिंपलिसिटी के लिए यहाँ पे वोल्टेज को जो है मैंने रेफरेंस ले लिया V एट एन एंगल 0 डिग्री करके, ठीक है। क्यों मैंने रेफरेंस लिया, ये बात आपको समझ में आई, क्योंकि इसके पैरेलल में भी यही वोल्टेज है, इसके पैरेलल में भी यही वोल्टेज है, ठीक है। अब आप बात करते हैं इस करंट के लिए, इस वोल्टेज के रेफरेंस में ये करंट कैसे करेगी। हम बात कर रहे हैं रेजिस्टेंस में। आपका रेजिस्टेंस में क्या होता है, रेजिस्टेंस में अगर वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस है और करंट अक्रॉस रेजिस्टेंस है तो वो दोनों क्या होती हैं, आपकी दोनों सेम फेज में होती हैं। तो आपकी जो है IR यहाँ होगी। यहाँ तक आपको कोई डाउट, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं इस IL की। अगर इंडक्टर के अक्रॉस कोई वोल्टेज है तो उसके अक्रॉस जो करंट होगी वो करंट कैसे होती है, करंट 90 डिग्री लैग करती है उस वोल्टेज के कंपैरिजन में। ऐसा ही कुछ होता है ना, ये आपका अगर VL है तो आपकी जो करंट है वो IL होगी, वो आपकी 90 डिग्री लैग करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए वो IL जो है आपकी हो जाएगी कुछ यहाँ कहीं पे, ठीक है, ऐसा हो जाएगी इस वोल्टेज के रेफरेंस में, क्योंकि VL इस समय पे यहाँ पे है। चलिए अब आपका काम हो गया है। आपको निकालना क्या है, आपको A1 की रीडिंग निकालनी है। A1 रीडिंग क्या देगा, A1 रीडिंग देगा जो यहां से जो है करंट जो जा रही है, जो I करंट जा रही है वही देगा, ठीक है। एक दो चीजें और थोड़ा सा समझ लीजिए। अमीटर हमेशा सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, ठीक है, और वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। वो जब आपको मेजरमेंट पढ़ाया जाएगा उस समय अच्छे तरीके से समझाया जाएगा, मगर आप फिलहाल थोड़ा सा समझ लीजिए, ये जानकारी जो आपके दिमाग में हो जानी चाहिए। क्योंकि सीरीज में करंट सेम होता है इसलिए अमीटर सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है इसलिए वोल्ट मीटर पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। इस पॉइंट को आप स्टार बना के भी लिख लीजिए। आगे जहां पे क्वेश्चन आएगा मेजरमेंट में वहां पे इस तरीके को आपको अच्छे तरीके से इसका कंसेप्ट हम बताएंगे, ठीक है। चलिए अब आपको क्या करना है, आपका जो करंट होगा I, ये आपका जो है अलजेब्रिक सम होगा इस IR का और इस IL का, ठीक है। जनरली अभी तक तो हम लोग क्या करते थे, सीधा का सीधा जो है क्या कर देते थे आप लोग जो है IR स्क्वायर प्लस IL स्क्वायर कर देते थे और I की वैल्यू निकाल देते थे। मगर वो कैसे निकालते थे, क्यों निकालते थे, इसके बारे में भी थोड़ा सा समझिए यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि आपको क्या करना है, आपको इस IR वेक्टर और इस IL वेक्टर को जोड़ना है और इन दोनों के बीच का एंगल है 90 डिग्री, ठीक है। तो वेक्टर एडिशन करने के लिए आप कौन सा रूल फॉलो करते हैं, वेक्टर एडिशन करने के लिए आप समांतर चतुर्भुज का नियम यूज करते हैं, पैरेललोग्राम लॉ, ठीक है।
कैसे यूज किया जाता है, अगर आपके कोई दो वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, ये वी वेक्टर है, इनके बीच का एंगल अगर फाई है, तो अगर आप इनको दोनों वेक्टर को जोड़ना है तो ये हो जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इनके बीच का एंगल कितना है, इनके बीच का एंगल हो गया है cos फाई। ऐसे अगर आपको दो वेक्टरों को ऐड करना है तो आप ऐड इस मेथड से करते थे, ठीक है। चूंकि हमारे लिए काम आसान इस समय पे यहाँ पे इसलिए हो जाता है कि IR और IL के बीच का जो एंगल है वो एंगल है आपका 90 डिग्री। तो आप जो है अगर इसको जोड़ना चाहें यहाँ से तो आपका हो जाएगा IR का स्क्वायर प्लस IL का स्क्वायर प्लस 2IR इंटू IL और cos 90, इनके बीच का एंगल है 90, तो ये वाली टर्म्स हो गई आपकी सीधा सीधा जीरो। आप डायरेक्ट जो है इसको ऐसा लिख लेते हैं, ठीक है। अब आपके दिमाग में हल्का सा कंसेप्ट बिल्डअप हुआ होगा, ये डायरेक्ट आता कहाँ से है, ये आता है यहाँ से इनके बीच के एंगल को देखने के बाद, ठीक है। अब यहाँ से जो है आप जो है IR की वैल्यू कितनी होगी जो आपका A2 रीड कर रहा है, तो वो हो गया आपका 12 का स्क्वायर प्लस IL की वैल्यू कितनी होगी, IL की वैल्यू होगी जो आपका A3 रीड कर रहा है, तो वो हो गया आपका 9 का स्क्वायर। तो यहाँ से आप देखें ये हो गया है आपका 144 प्लस 81, ठीक है। तो अगर आप इसको देखें यहाँ से तो ये कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका 225, ठीक है, 225। तो बोले इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हैं तो ये आ जाएगा 15 एम्पियर, ठीक है। तो आपका जो है A1 कितना रीड करेगा, आपका A1 जो है 15 एम्पियर रीड करेगा, ठीक है। और जिस लड़के को फेजर का कंसेप्ट पता नहीं होगा वो सोचेगा सिंपल आपका अपना केवीएल यहाँ पे लगाएगा डायरेक्ट और दोनों को जोड़ देगा, 21 एम्पियर लिख देगा आंसर, ठीक है। 21 एम्पियर आंसर सही होता अगर ये भी रेजिस्टेंस होता, ठीक है, तब आप सिंपल एडिशन कर सकते थे। मगर क्या हुआ, इस इंडक्टर के आने से आपको जो है वेक्टर एडिशन वाला कंसेप्ट लगाना पड़ा, उससे जो है आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपको हल्का सा जो है कंसेप्ट आया होगा। अगली बार जो है मैं ऐसा फेजर नहीं बनाऊंगा, डायरेक्ट जो है हम लोग ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। इस तरीके से जो है आपका इस क्वेश्चन में फेजर का हल्का सा कंसेप्ट बिल्डअप हुआ होगा, किस तरीके से जो है इस तरीके के क्वेश्चन में अगर करंट आपको दी हुई है, अलग अलग करंट की वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हैं। चलिए यहाँ पे जो है एक प्रॉब्लम है, ये थोड़ा सा पिछली प्रॉब्लम से हल्का सा थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको जो है एक कोई सर्किट है, ये R, L और C पैरेलल में कनेक्टेड है यहाँ पे, और आपने इससे पूछा है कि फाइंड द करंट रीडिंग। आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में, A जो है अमीटर जो है ये कितनी करंट रीड करेगा, आपको जो है उस करंट की वैल्यू आपको बतानी है, ठीक है। चलिए यहाँ पे भी आपको इस क्वेश्चन को भी जो है हम फेजर की हेल्प से पहले समझेंगे, तो जब आपको फेजर हल्का सा समझ में आ जाएगा फिर आपका काम जो है आसानी से हो जाएगा, ठीक है। और साथ में देखिए इस क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें आपको बतानी है, इस क्वेश्चन में आपको बतानी है करंट की वैल्यू बतानी है जो अमीटर की रीडिंग होगी, और साथ में इस सर्किट का कैसा बिहेव करेगा, ठीक है, ये चीज़ भी आपको बतानी है, ठीक है। देखो क्वेश्चन भी करना है, साथ में कंसेप्ट भी समझनी है। एज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आपके कंसेप्ट बहुत टिप्स में होने चाहिए, बहुत मजेदार कंसेप्ट आपके होने चाहिए। एज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आपको फील आना चाहिए क्वेश्चन को देख के, ठीक है। चलिए वो सब चीजें देखेंगे यहाँ पे। अब आप यहाँ पे देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका पहले फेजर आप ड्रॉ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टाइम आप फेजर ड्रॉ नहीं करेंगे, आप सीधा क्वेश्चन करेंगे, बट फिलहाल मुझे आपका कंसेप्ट बिल्डअप करवाना है, तो आपको कैसे करना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। देखिए सबसे पहली चीज यहाँ पे आपको रेफरेंस लेना पड़ेगा। आपका रेफरेंस ये वोल्टेज हो जाएगा क्योंकि ये वोल्टेज तीनों के अक्रॉस सेम है, ठीक है। तो आपका जो है ये वोल्टेज आपने मान दिया है रेफरेंस, ये वोल्टेज जो है तीनों के अक्रॉस है सेम, ठीक है। अब बात करते हैं इस करंट की, ये करंट 1 एम्पियर है और ये इंडक्टर के अक्रॉस है, ठीक है। तो इस वोल्टेज से इसके रेफरेंस में जो वोल्टेज होगा, क्योंकि आप जानते हैं ये VL है और आपका IL जो है 90 डिग्री लैग करता है, इंडक्टर में करंट लैग करती है, ठीक है। इस V को सीधा लिखते हैं, आप बोलेंगे सर्किट ड्राइंग तो बहुत बेकार है, ठीक है, VL नहीं होगा ये V होगा, ठीक है। अब देखिए आप, अब क्या समझिए, इसके अक्रॉस ये वोल्टेज है मतलब ये VL है, करंट इससे 90 डिग्री लैग करेगी, 90 डिग्री लैग करेगी तो बोले वो यहाँ होगी, उसका मैग्नीट्यूड कितना है, उसका मैग्नीट्यूड है आपका 1 एम्पियर, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं इसके अक्रॉस की बात।
अगर आप बात करें इसके अक्रॉस की, तो इसके अक्रॉस जो है आर के अक्रॉस करंट कितनी है, 3 एम्पियर है। आपको पता है अगर आपका कोई रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस करंट जो है आपकी सेम फेज में रहती है, इस समय पे वी आर, ये वी है, करंट यहाँ आ जाएगी, ये करंट कितनी हो जाएगी, ये करंट हो जाएगी 3 एम्पियर। चलिए अब बात करते हैं कैपेसिटर के अक्रॉस। आपको पता है कैपेसिटर में करंट लीड करती है। अगर ये आपका VC है तो करंट जो है आपकी 90 डिग्री लीड करेगी, ठीक है। तो ये आपकी जो करंट हो गई है यहाँ पे, ये करंट हो गई है 90 डिग्री लीड ऊपर करेगी। ये करंट कितनी हो गई है, 5 एम्पियर हो गई है। चलिए अब देखिए, ये 5 एम्पियर ऊपर जा रहा है, 1 एम्पियर नीचे जा रहा है, मतलब नेट रिजल्टेंट 4 एम्पियर ऊपर जा रहा है, आप कह सकते हैं इसको, ठीक है। इसमें तो कोई डाउट नहीं। 5 ऊपर 1 नीचे बोले तो नेट 4 एम्पियर ऊपर की तरफ, ठीक है। चलिए अब आप यहां से देखिए, तो अब आपको क्या करना है, इस 5 एम्पियर और 4 एम्पियर का क्या करना है, वेक्टर एडिशन कर देना है। ये एंगल हो जाएगा 90 डिग्री और करंट जो है कुछ आपकी यहाँ ऊपर पे आएगी, ठीक है। आई भी आपकी डायरेक्ट यहाँ से आ जाएगी, ठीक है। तो चलिए आप यहाँ पे देखिए इस तरीके से, और ये एंगल मान लीजिए 5 होगा, 5 डिग्री एंगल बना रहा है, ठीक है। तो आपकी उस आई की जो वैल्यू हो जाएगी, उस आई की वैल्यू हो जाएगी डायरेक्ट आई आर का स्क्वायर बोले तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो आपका आई हो गया है यहाँ से 9 प्लस 16 बोले तो √25 बोले तो 5 एम्पियर, ठीक है। आपकी करंट की वैल्यू आ गई है 5 एम्पियर। और आप देखिए दूसरा यहाँ पे करंट आपका लीड कर रहा है, तो सर्किट आपका कैसा बिहेव कर रहा है, ये सर्किट आपका जो है लीडिंग बिहेव कर रहा है, या आप इसे कह सकते हैं भले ही सर्किट में RLC कंपोनेंट हो मगर ये आपका जो है RC सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है। इसके क्या हो गया, इसके इंडक्टिव इफेक्ट को इसके कैपेसिटिव इफेक्ट ने कम कर दिया। भले ही उससे करंट की वैल्यू कुछ कम हो गई मगर अब आपका सर्किट, आप ये भी कह सकते हैं आपका सर्किट जो है RC सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। देखिए धीरे धीरे एग्जाम में क्या क्वेश्चन आएगा, करंट की वैल्यू दे देगा, आपको पूछ लेगा आपको पावर फैक्टर बताना है सर्किट का, बता सकते हैं आप, ठीक है। चलिए देखिए आपको इस सर्किट का पावर फैक्टर कैसे बताना है। आपके पास फेजर की फॉर्म में ये बन गया है, ये 3 एम्पियर है, ठीक है, और ये आपका 4 एम्पियर है, ये एंगल आपका फाई है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, देखिए धीरे धीरे क्या होगा, अच्छे क्वेश्चन जो क्या बनेंगे धीरे धीरे देखना। ये ऐसे करंट की वैल्यू दे देगा आपको, सर्किट का पावर फैक्टर भी पूछ लेगा सर्किट का आपको, या करंट और वोल्टेज के बीच का फेज एंगल भी आपको पूछ सकता है, ठीक है। चलिए देखिए उसको कैसे निकालना है आप लोगों को। आपको पता है आपका हुआ क्या है इस क्वेश्चन में, ये 3 एम्पियर था, ये 4 एम्पियर था, ठीक है। इन दोनों का आपने क्या किया, इन दोनों का जो है आपने वेक्टर एडिशन किया। वेक्टर एडिशन करके जो है आपका यहाँ कहीं पे जो है वो कुछ पॉइंट आया होगा, ठीक है। और ये एंगल आपका 5 है, ये 3 है और ये 4 है, ठीक है। ये 3 है, ये 4 है। तो आप जो है यहाँ से क्या कर सकते हैं, आप जो है डायरेक्ट जो है आप यहाँ से इसका फेज एंगल भी निकाल सकते हैं और पावर फैक्टर भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप यहाँ से देखें तो cos फाई आपका क्या हो जाता है, ये 3 है 4 है, ये आपका नेट रिजल्टेंट करंट आया है 5, तो cos फाई हो जाता है आपका LAL KA आधार बटा कर्ण। आधार है आपका कितना, आधार है आपका 3 और कर्ण है आपका 5, 3/5। तो आपको डायरेक्ट पता चल गया इस सर्किट में जो है आपका पावर फैक्टर है वो कितना है, वो आपका जो है 0.6। और किस नेचर का होगा, करंट आपकी लीड कर रही है तो 0.6 लीडिंग, ठीक है। और यहाँ से जो है आप जो है फेज एंगल भी इसका आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए ये थोड़ा सा चीज़ जो है, इस चीज़ का कंसेप्ट भी थोड़ा सा आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर देते हैं। अगर आपके पास 3 4 5 बने तो आपको किस तरीके से करना है। ये जो है आपको एज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ये टर्म जो आपको बहुत आगे परेशान करेगी, तो उसको भी यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं। अगर आपका ये ट्रायंगल बनेगा जिसका आधार 3 है, लंब 4 है, तो आपका जो है 5 हो जाता है उस केस में 53.13 डिग्री। और आपका जो है cos फाई कितना हो जाएगा, cos फाई हो जाता है आपका R/Z, तो यह हो गया आपका 0.6, ठीक है। अगर आपका इस तरीके का सर्किट बने, अगर आपका इस तरीके का सर्किट बने तो आपका जो है फाई हो जाता है 36.87, और इस केस में जो आपका
पावर फैक्टर हो जाता है 4/5 बोले तो 0.8। एज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ये चीज़ें जो आपको याद होनी चाहिए। और इसके अलावा एक आपको एक और एंगल थोड़ा सा ध्यान रखना है, cos 25.84। ये एंगल आपको इसलिए ध्यान रखना है, अगर आपका cos 25.84 है तो इसकी वैल्यू आती है 0.9। ठीक है, तो ये एंगल भी आपको ध्यान रखना है और ये चीज़ें आपको टिप्स में आपके ये चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। वो आपको दे देगा, आपको कह देगा आपके R की वैल्यू ये है, आपके X की वैल्यू ये है, सर्किट का पावर फैक्टर बताइए 0.6। आपके R की वैल्यू ये है, X की वैल्यू ये है, सर्किट का पावर फैक्टर बताइए। तो आप जो है इस तरीके के क्वेश्चन डायरेक्ट कर सकते हैं। एज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ये कंसेप्ट आपको आना चाहिए, ये आपके मशीन में भी काम आएगा, पूरी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में काम आएगा। तो इसे आपको जो है अच्छी तरीके से, एक तो ये ट्रायंगल और साथ में 25.84 जो एंगल होता है इसकी वैल्यू 0.9 आती है। तो ये आपको डायरेक्ट आ जाना चाहिए, कहीं पे डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है, पूछ लेता है कि आपका अगर पावर फैक्टर ये है तो फेजर कितना होगा। ठीक है, तो ये चीजें आप जो है अच्छी तरीके से इसको नोट कर लीजिए। चलिए यहाँ पे जो है एक और अच्छा सा क्वेश्चन यहाँ पे है। ये क्या कह रहा है, द रेजिस्टेंस एंड ए क्वाइल कनेक्टेड इन ए सीरीज एंड सप्लाई ए सिंगल फेज 100 वोल्ट 50 हर्ट्ज। ठीक है, देखिए हमेशा यहाँ पे जो भी ये सप्लाई वोल्टेज रहता है, जो भी दिया रहेगा, इसका मतलब ये हमेशा कौन सी वैल्यू रहती है, ये आपकी जो है VRMS वैल्यू रहती है। ठीक है, एज शोन इन अ फिगर द RMS वैल्यू पॉसिबल अक्रॉस R और इस कॉइल के अक्रॉस। ठीक है, आपको बताना है। ठीक है, देखिए इंडक्टर क्या होता है, ट्विस्ट फॉर्म ऑफ ए कंडक्टर इज कॉल्ड इंडक्टर। अगर वायर को आप वाउंड कर दें तो वो क्या बन जाता है, जहां उसका रेजिस्टेंस रहता है वो अब इंडक्टर बन जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इसने कॉइल की बात करी है और इसने कॉइल में इंडक्टर के साथ रेजिस्टेंस भी बना के दिया है, मतलब आपकी जो एक कॉइल है, ये कॉइल आपकी प्योरली रेजिस्टिव नहीं है। ठीक है, इस कॉइल का आपका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है, जिसे मैंने कह दिया है RC है और ये इसका L है। ठीक है, अगर ये कॉइल प्योरली क्या रहती, अगर ये कॉइल प्योरली इंडक्टिव रहती तो आपको जो है कुछ नहीं करना होता, आपको डायरेक्ट पता चल जाता आपका VR का स्क्वायर और VL का स्क्वायर का अंडर रूट जो है आपका इस VRMS के इक्वल होता, मतलब बोले तो 100 वोल्ट के इक्वल होता। अगर ये क्या रहती, कॉइल जो है प्योरली इंडक्टिव रहती। तो आपका डायरेक्ट आंसर जो है आप यहां से देख लेते तो ये वाला आंसर शायद डायरेक्ट आपका मैच हो जा रहा है, आप डायरेक्ट टिक मार देते। ठीक है, मगर यहां पे जो है इसने कॉइल का कुछ रेजिस्टेंस दे दिया है, इस रेजिस्टेंस की वजह से इस कॉइल में कुछ इंपैक्ट आएगा। ठीक है, इसके अक्रॉस की वैल्यू जो है ये VR है और इसके अक्रॉस जो वैल्यू है वो VC है। ठीक है, तो इससे कुछ इंपैक्ट आएगा, उसको जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, उससे क्या इंपैक्ट आएगा, क्या वैल्यू रहेगी और क्या चीज़ रहेगा। ठीक है, और ये आपका जो है V जो है इसका जो यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, देखिए इस तरीके के क्वेश्चन करने के लिए आपको जो है बिल्कुल फेजर का कंसेप्ट जो है आपकी टिप पे होना चाहिए। ठीक है, चलिए वो कैसे करेंगे, ये आपने मान दिया इस सर्किट में जो है आपकी I करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, देखिए आपको रेफरेंस लेना पड़ेगा, रेफरेंस लेना आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए। इस सर्किट में रेजिस्टेंस के क्रॉस भी करंट जा रही है, जो कॉइल है प्योरली इंडक्टिव कॉइल ना होके अब उस कॉइल का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है, तो उसमें भी यही I करंट जा रही है। मतलब आप कह सकते हैं कि ये आपका इस सर्किट में I आपने रेफरेंस ले लिया। ठीक है, अब आप देखिए इस I को आपने रेफरेंस लिया, इस I के कंपैरिजन में ये VC तो पूरा कॉइल का वोल्टेज है, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज आएगा वो क्या आएगा, वो VL होगा। ठीक है, और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो क्या कह सकते हैं आप, जो है VR या कुछ VRC कह सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब इस I के साथ आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है, आपको जो क्वेश्चन में चाहिए आपको वेक्टर सम चाहिए VR और VC का। ठीक है, आप डायरेक्ट निकाल लेते, अगर आपको इनके बीच का एंगल पता होता वो क्या हो जाता आपका, वो आपका हो जाता वेक्टर सम जो है क्या हो जाता, VR का स्क्वायर VC का स्क्वायर प्लस 2VR VC cos फाई। अगर आपको इन दोनों के बीच का एंगल पता होता, इसके अक्रॉस का, इस कॉइल के अक्रॉस का जो वोल्टेज है आपको तो वो पता नहीं है अभी, वो तो फेजर जब बनेगा तब निकलेगा।
ठीक है, चलिए तो फिलहाल आपका जो है काम यहाँ पे इसने तो काम आपका अटका दिया है। चलो अब आप देखिए इस इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज रहेगा, ठीक है, VC को आप क्या कह सकते हैं, VC आपका VL का और VRC का वेक्टर सम है। ठीक है, चलो वेक्टर सम वो कितना आएगा वो भी देख लेंगे अभी फिलहाल बाद में। इस करंट के रिफरेंस में इस VL की वैल्यू 90 डिग्री क्या करता है, वोल्टेज लीड करता है, तो ये आपका हो गया है VL। चलिए यहां तक तो आपकी बात हो गई है सही। ठीक है, आपका VRC कहां होगा, रेजिस्टेंस है, इस करंट के रेजिस्टेंस के क्रॉस जो वोल्टेज होगा वो करंट के सेम फेज में होगा, वो आपका कहीं यहाँ पे VRC है। ठीक है, आपको निकालना क्या है, आपको जो है वेक्टर सम निकालना है VR का और VC का, क्वेश्चन में जो आपको चाहिए। और VC क्या है, VC वेक्टर सम है आपका VL का और VRC का, इस कॉइल का जो रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो VC आपका जो है इन दोनों का वेक्टर सम होगा, वो आप जो है निकाल सकते हैं, वो आपने निकाल लिया। इन दोनों के बीच का एंगल जो है 90 डिग्री है, वो यहाँ कहीं पे आपका जो है क्या हो जाएगा, वो एंगल जो है आपका VC यहाँ कहीं पे हो जाएगा। ठीक है, वो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। उस VC की वैल्यू क्या हो जाएगी, उसकी वैल्यू हो जाएगी VL स्क्वायर इंटू VRC का स्क्वायर। क्यों आपने डायरेक्ट निकाल दिया, क्योंकि आपको पता है ये एंगल जो है दोनों के बीच का 90 डिग्री है। ठीक है, चलिए अब आप जो है यहाँ पे देखिए अल्टीमेटली आपको क्या करना है, आपको VR और VC का जो है वेक्टर सम आप लोगों को करना है। ठीक है, चलो अब ये VC आपका निकल गया है और आपका VR या VR यहाँ कहीं होगा, इस फेज में होगा, करंट जा रही है, VR इसके क्रॉस वोल्टेज है, तो आपका वो क्या है, आपका V जो है ये वोल्टेज प्लस कॉइल का वोल्टेज का वेक्टर सम है, ये कॉइल का वोल्टेज आपका आ गया। अब इन दोनों का आप जो है वेक्टर सम करोगे तो वो यहां कहीं पे आएगा। ठीक है, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, इन दोनों के बीच का एंगल जो भी है मुझे पता है 90 से कम है, 90 से कम है, इतना आप जानते हैं, इतना आपको पता चल गया है, इसका वोल्टेज जो है 90 से कम है। अब उसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो वैल्यू आप निकाल लेंगे यहाँ से। वो वैल्यू क्या होगी, वो हो जाएगी VR का स्क्वायर VC का स्क्वायर प्लस 2VR VC cos फाई, फाई की वैल्यू 90 से कम है। अब आप देखिए फाई की वैल्यू 90 से कम है, फाई की वैल्यू 90 से कम होने का मतलब इसकी वैल्यू भी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। ठीक है, इसकी वैल्यू भी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। तो अब आपको ये पता चला ये 90 से कम है, तो आप लिख सकते हैं ये V जो होगा आपका, ये होगा आपका VR स्क्वायर प्लस VC स्क्वायर प्लस 2VR VC cos फाई। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे आपका फाई की वैल्यू क्या है, फाई की वैल्यू आपकी 90 से कम है। अगर 90 से कम है, आप देखिए cos 90 कितना होता है, cos 90 की वैल्यू होती है आपकी 0 से कम, तो आप लिख सकते हैं जो वोल्टेज जो आएगा यहाँ से वो इस VR और VC के स्क्वायर से जो है उसका मैग्नीट्यूड जो है ज़्यादा रहेगा एज कंपेयर टू V। ठीक है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं आपका जो बेस्ट सुटेबल आंसर जो इस रेंज में बैठ रहा है, अगर आप इन दोनों का निकालें तो इन दोनों का जो वैल्यू हो जाएगी कम, ये हो जाएगी आपकी 50√2, तो इससे भी आपका काम नहीं बनेगा, इससे भी नहीं बनेगा। बेस्ट सुटेबल ऑप्शन जो आपका लग रहा है वो ऑप्शन है C। वही कंडीशन जो है वही केवल जो है इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, 100 से ज़्यादा उसका है, ये हो गया है 3600 प्लस ये हो गया है 8100। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा किस तरीके से जो है विद द हेल्प ऑफ फेजर हमने सिंपल सा कंसेप्ट अप्लाई किया और इस तरीके के क्वेश्चन को हम लोगों ने स्ट्राइक किया और अच्छे तरीके से सॉल्व किया। ठीक है, देखिए फेजर का कंसेप्ट आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए, जब तक फेजर का कंसेप्ट नहीं आएगा इस तरीके की प्रॉब्लम्स आपको स्ट्राइक नहीं होंगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप दोबारा से एक बार कीजिए। ये क्वेश्चन अच्छा इसलिए था, यहाँ पे जो उसने कॉइल आपको दे दी है वो कॉइल आपको उसने प्योरली रजिस्टिव नहीं दी है। कॉइल आपको क्या कहा है, यहाँ पे जो उसने आपको कॉइल दी है वो कॉइल उसने आपको प्योरली इंडक्टिव नहीं दी है, उसने कहा है उसके साथ कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो इस तरीके से उस रेजिस्टेंस की वजह से जो है इस सर्किट की पूरी क्या चेंज हो गई, पूरी कहानी ही चेंज हो गई। अगर कॉइल प्योरली इंडक्टिव होती तो आपका आंसर आंख बंद करके आप ये मान लेते, मगर कॉइल जो है प्योरली इंडक्टिव नहीं थी, उसके साथ कुछ रेजिस्टेंस आ गया और इस तरीके से आपको प्रॉब्लम करनी पड़ी।
चलिए यहाँ पे जो है उसने एक क्वेश्चन आपको जो है और दिया हुआ है, आपको ये सोर्स वोल्टेज है और ये इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज है। आपको जो है इन दोनों के अक्रॉस क्या बताना है, कितने डिग्री का फेज डिफरेंस होगा। ठीक है, देखिए फेज डिफरेंस निकालने के लिए आपको एक चीज को रेफरेंस मानना पड़ेगा। आपने जो है इस वाले Vs को आपने रेफरेंस मान लिया है। ठीक है, क्योंकि फेज एंगल निकालना है, मैग्नीट्यूड से मतलब नहीं है। मैंने अपनी कैलकुलेशन आसान करने के लिए इसे 1 एट एन एंगल 0 डिग्री मान लिया। ठीक है, आप Vs एट एन एंगल 0 करके भी ले सकते थे। मेरा काम कैलकुलेशन को आसान करना है, फेज निकालना है, मैग्नीट्यूड उसने पूछा नहीं है, तो इस तरीके से जो है मैंने कर दिया। ठीक है, अब आप देखिए सिंपल जो है आप जो है VL की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। आपका वोल्टेज डिवाइडर रूल आपको पता है। वोल्टेज डिवाइडर रूल आपका क्या कहता है, वोल्टेज डिवाइडर रूल आपका कहता है VS अपॉन ये हो गया है आपका Z बोले तो 7 प्लस J10, ठीक है, इंटू J10। ठीक है, ये आपका हो गया है। चलिए अब आप क्या कर देंगे, फटाफट से जो है आप जो है वैल्यू पुट कर देंगे। ऊपर वाली वैल्यू मान ली है आपने 1 एट एन एंगल 0। ठीक है, नीचे देखिए, नीचे आपका Z इस तरीके से है, तो आपको जो है 2-3 चीजें थोड़ा सा आपको देखते ही आ जानी चाहिए। √2 आपके लिए होता है 1.41 और √3 होता है 1.732। ये आपका बहुत यूज होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, आप इसे कह सकते हैं 10 इंटू √3 प्लस J10। ठीक है, तो अगर आप इसका जो है क्या निकालना चाहें, इसका आप मैग्नीट्यूड निकालना चाहें, मतलब आपका रेक्टेंगुलर फॉर्म में है, इसे आप पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहें, तो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने पे बाहर जो भी आए, मैग्नीट्यूड से मुझे मतलब नहीं है, फिलहाल मुझे एंगल निकालना है। 10 इनवर्स y अपॉन x कितना हो गया, x हो गया आपका 10 इंटू √3, तो 1 अपॉन √3 बोले तो 1030। ठीक है, तो आप जो है सीधा सीधा आपने यहाँ पे लिख दिया Z एट एन एंगल 30 डिग्री और J10 को आप लिख सकते हैं 10 एट एन एंगल 90 डिग्री। ठीक है, आपका जो भी मल्टीप्लाई करके कुछ भी आएगा, मैग्नीट्यूड से आपको अभी मतलब नहीं है, वो आपका कितना आएगा 1 इंटू 10 इंटू Z, और यहाँ पे एंगल हो गया आपका 60 माइनस 90 माइनस 30 बोले तो 60 डिग्री। ठीक है, तो ये आपका VL का मैग्नीट्यूड आ गया है। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको समझते हैं। ये VS है, ये VL है। अगर आप बनाएं इसको तो VS आपका यहाँ कहीं होगा और VL आपका यहाँ कहीं होगा, और इन दोनों के बीच का जो एंगल आ रहा है वो आ रहा है 60 डिग्री। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है, VS हैज द फेज एंगल ऑफ, VS का फेज एंगल बताना है किसके रेफरेंस में, VL के रेफरेंस में। ठीक है, तो VL के रेफरेंस में VS कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, VS के रेफरेंस में आप कैसे गए, VS को देखने के लिए आप जो है क्लॉकवाइज गए। क्लॉकवाइज जो है एंगल नेगेटिव होता है, मतलब इसका आंसर हो गया है -60 डिग्री। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, VL हैज फेज एंगल ऑफ विद रिस्पेक्ट टू VS, मतलब आपका VL कितने डिग्री का फेज एंगल बना रहा है, किसके रेफरेंस में, VS के रेफरेंस में। ठीक है, तो VS के रेफरेंस में VL ऐसे आप जाएंगे, बोले तो आप कैसे जा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं। एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, एंगल पॉजिटिव होता है, तो +60 डिग्री। तो आपने यहाँ पे देखा, देखिए फेजर का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आपने जो है किसी के रेफरेंस में अगर आपने चीज़ें चेंज कर दी तो आपका एंगल पॉजिटिव का नेगेटिव हो गया है। ठीक है, तो जब कभी भी आप जो है फेजर बनाएं तो इन सब चीज़ों का जो है बहुत ध्यान रखें, क्या आपने रेफरेंस लिया है, कैसे आपने जो है उसको यूज करना है। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमने फेजर का जो है एक बढ़िया सा क्वेश्चन यहाँ पे देखा, और इसने जो है आपके दिमाग में काफ़ी अच्छे कंसेप्ट बिल्डअप करने का इसने काम किया होगा। ठीक है, चलिए ठीक है, चलिए यहाँ पे जो है एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है और आपसे पूछा है आपको इस सर्किट का जो है क्या बताना है, इस सर्किट का आपको
पावर फैक्टर बताना है। ठीक है, तो आपको पता है आपका पावर फैक्टर क्या होता है, आपका पावर फैक्टर होता है वोल्टेज और करंट के बीच का जो एंगल बनेगा उसका कोसाइन। ठीक है, तो ये इस सर्किट में आपको पावर फैक्टर निकालना है। इस सर्किट में पावर फैक्टर आप किस किस तरीके से निकाल सकते हैं, आप जो है करंट की वैल्यू निकाल लीजिए, उससे कर सकते हैं, या रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल के भी आप कर सकते हैं। ठीक है, देखिए आपको पावर फैक्टर निकालने के लिए आपको पता है cos फाई हो जाता है आपका R/Z, और या आप कर सकते हो VR/V, और आप क्या कर सकते हो, आप निकाल सकते हो किसकी फॉर्म में, आप निकाल सकते हो पावर की फॉर्म में। अगर आपको पता हो आपकी क्या कौन सी पावर, एक्टिव पावर, और आपको पता हो आपकी अपरेंट पावर। ठीक है, तो आप जो है इस क्वेश्चन को इस तरीके से कर सकते हैं डायरेक्ट। देखिए आपका इस सर्किट में R कितना हो गया, R है आपका इस सर्किट में 8 ओम, XL आपका कितना है 6 ओम, तो आप कह सकते हो Z इज इक्वल टू 8 प्लस J6। ठीक है, तो आपकी Z की वैल्यू मैग्नीट्यूड की फॉर्म में आप निकालेंगे तो ये हो गया है 64, ये हो गया है 36, बोले तो ये हो गया है आपका 10। ठीक है, तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं, ये हो गया है आपका 8/10, तो बोले तो 0.8 आप कह सकते हैं। कैसा होगा, लैगिंग होगा। लैगिंग क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है इंडक्टर है। ठीक है, पहला मेथड निकालने का ये रहा। दूसरा मेथड आपको फटाफट पता है, इसका क्रॉस वोल्टेज 60 वोल्ट है, इसका क्रॉस वोल्टेज कितना होगा आप आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको पता है VS का स्क्वायर हो जाएगा आपका VR का स्क्वायर प्लस VL का स्क्वायर। तो आप जो है यहाँ से अगर वैल्यू रखेंगे, ये हो गया आपका 100 का स्क्वायर इज इक्वल टू VR का स्क्वायर आपको निकालना है, ये आपको दिया हुआ है 6 का स्क्वायर। तो जब यहाँ चला जाएगा तो आपका VR कितना आ जाएगा, VR हो जाएगा आपका 80 वोल्ट। तो आप जो है डायरेक्ट यहाँ पे ऐसे भी वैल्यू रख सकते थे 80/100, तो यहाँ से भी हो गया है आपका कितना 0.8 लैगिंग। ठीक है, तो देखिए आप जो है एक क्वेश्चन को जो है कितने तरीके से आप कर सकते थे। आप चाहे करंट की वेव फॉर्म निकालते उससे भी आप कर सकते थे, क्वेश्चन आपका बट क्या हो जाता, लेंथी हो जाता। ठीक है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखो एक क्वेश्चन को किस तरीके से आपने बिल्कुल एक ही मेथड से आसानी से कर दिया। ठीक है, तो आज की जो है CTQ सीरीज को हम यहीं पे फिनिश करते हैं। अगली मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से AC में क्वेश्चन आ रहे हैं, इसकी अभी जो है अगली लगभग मिनिमम 2 लेक्चर और आपके AC के होंगे CTQ के, और फिर आपका AC में अच्छी तरीके से फीलिंग्स आएगी। ठीक है, तो धीरे धीरे फीलिंग्स आएगी, एक एक पॉइंट को नोट करते जाइए। क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो पीछे रिवाइंड कीजिए, दोबारा से देखिए, एक एक कंसेप्ट को जो है मैंने बोला है बिल्कुल आप उसे जो है हाईलाइटेड करके लिखते जाइए, और धीरे धीरे जो है आपके सब्जेक्ट में पकड़ आनी शुरू होगी। ठीक है, इतना मैं कह रहा हूं दावे के साथ कि अगर आपने जो है ये CTQ सीरीज AC की देख ली, तो मैं आपको कह रहा हूं आपका जो है AC में और रेजोनेंस में कोई क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से गलत नहीं होगा। इतने कंसेप्चुअली जो है एक एक चीज जो है आपको यहाँ पे बताई गई है। तो अनपढ़ चैनल के साथ जुड़े रहिए और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ते रहिए।